समीरा जो इस वक्त अपनी मॉम शालिनी के कहने पर मानो के पीछे उसे रिझाने यानी कि उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने आई थी, लेकिन उसकी ये हरकत खुद उस पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। काव्या को किसी और शख्स के साथ इस तरह से देख मानो का गुस्सा इस वक्त अपनी चरम सीमा पर था। उस पर समीरा का इस तरह से उसे पीछे से पकड़ना उसके गुस्से को और ज़्यादा भड़का गया था। जहाँ उसने काफ़ी फुर्ती से समीरा को पीछे से ही धक्का देते हुए उसके ऊपर अपनी गन तान दी थी, वहीं मानो को ऐसा करता देख आसपास खड़े उसके बॉडीगार्ड्स ने भी ठीक वैसा ही किया, जो समीरा की धड़कनों को एक क्षण के लिए जैसे बंद कर दिया हो। अपनी आंखों को बड़ी की समीरा मौत को सामने देख जैसे उसकी सांसों ने भी इस वक्त उसका साथ छोड़ दिया हो, जुबान हकला रही थी लेकिन कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। तभी मानो जिसकी गन अभी भी समीरा के ऊपर ही थी उसकी तरफ ही झुकते हुए कहा, मुझसे दूर रहोगी, सेफ रहोगी। इतना कहते हुए मानो वापस से सीधा खड़े होते हुए अपनी कार के अंदर बैठ गया था, जिसके पीछे ही खड़ी कार में उसके बॉडीगार्ड्स भी बैठते हुए वहां से जा चुके थे। लेकिन पीछे रह गई समीरा, जो अब तक सहमी हुई थी। कुछ देर तक वैसे ही पड़ी रहने के बाद अचानक से मुस्कुरा उठी थी, साथ ही अपने दोनों हथेलियों को आपस में झाड़ते हुए सीधा खड़ी भी हो चुकी थी। आई लाइक इट मॉम, यू आर राइट, रियली ग्रेट। लेकिन जितना आपने इस मानव सिट्ठी के बारे में बताया था, ये तो उससे भी कहीं आगे निकला। इसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, पावर्स भी, जैसे अपनी जेब में लेकर घूमता हो। फिर ऐसे शख्स को मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? ये मानव सिट्ठी तो सिर्फ और सिर्फ समीरा के लिए पैदा हुआ है, तो फिर इसे हर हाल में समीरा पुरोहित का ही होना पड़ेगा। आई लाइक योर एटीट्यूड माई लव, एंड आई लव यू टू। इस वक्त अपनी बातों को पूरा करते हुए समीरा ने उस रास्ते की तरफ एक फ्लाइंग किस भी उछाल दिया था, जिस रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले ही मानो की कार गुजरी थी। लेकिन ऐसा करने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ी थी, वो चौंक भी गई थी। खुद के पीछे ही रो के काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री को देखते ही वो थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम समीरा, कल तुम मुझे इस तरह तुम कहकर नहीं बुलाती थी। हमेशा से तुमने मुझे जाना कहा था, फिर आज ही अचानक से। अपने दोनों हाथों को बांधते हुए समीरा इसके आगे कुछ कह पाता सॉरी अपने दोनों हाथों को बांधते हुए समीर इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही समीरा उसकी बातों को काटते हुए बोली, ये क्या बचकानी हरकत है समीर? खासकर एक रॉ एजेंट के मुंह से ऐसी बातें सुनने में अच्छी भी नहीं लगी रही। और ये ज़रूरी तो नहीं कि हम कल तक जैसे थे वैसे ही आज भी रहें। समीरा ने कहा, दुनिया के लिए भले ही मैं एक रॉ का एजेंट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बचपन का दोस्त और पिछले साल से सिर्फ तुम्हारा जाना। समीर इसके आगे कुछ कहता इससे पहले ही समीरा एक बार फिर से उसकी बातों को काटते हुए लगभग झल्ला उठी थी। ओह जस्ट कट द क्रैप यार, इन सब फालतू बातों के अलावा मेरे पास और भी काम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए समीरा समीर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन पीछे खड़ा समीर अग्निहोत्री, जो इस वक्त काफ़ी हैरान नजर आ रहा था, जैसे आज अचानक से समीरा का ये रूप उसके लिए हजम कर पाना मुश्किल हो रहा हो। साथ ही उसकी नजरें भी उस रास्ते की तरफ उठ गई थी, जिस रास्ते से भी थोड़ी देर पहले ही मानो गुजरा था। जैसे उसे अब तक समीरा के अंदर आए इस बदलाव का कारण पता चल चुका था। तो उधर दूसरी तरफ स्टीव का पूरा शरीर कांप रहा था। माथे से लुढ़कती पसीने की बूंदें जो गालों से होते हुए नीचे ज़मीन पर टपक रही थी, जुबान हकला रही थी, लेकिन उनमें से कोई शब्द फूट नहीं रहे थे। तभी कानों में एक कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी, स्टीव जरा संभाल के, क्योंकि अगर निशाना चूका तो सेव की जगह तेरा चेहरे का भुर्जी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्टीव के सामने ही एक ऊंची टेबल पर बैठते हुए मानो ने कहा, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए, जिसके साथ ही आस्तीन भी कोहनी तक मोड़े गए थे। आंखों पर ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्पेक्ट्स, तो वहीं हाथ
जो टेबल पर ही रखे कई तरह के गन पर घुमाती हुई अब तक एक गन को उठा चुकी थी, जिसका निशाना भी अब तक स्टू की तरफ ही तन चुका था। तभी मानो की आंखों ने भी स्टू के बगल में ही खड़ी एक शख्स की तरफ इशारा किया, जिसके हाथ ने सेव से भारी एक बास्केट को पकड़ रखा था। वहीं अब मानो का इशारा मिलते ही उस शख्स ने आगे बढ़कर अपने बास्केट से एक सेब स्टिक के सिर पर रख दिया था, जहां उसके ऐसा कहते ही स्टू लगभग गिड़गिड़ा उठा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए, उस काव्या का, मेरा मतलब कि काव्या मैडम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उनका आज तक किसी लड़की के साथ अकेले आउटिंग, मेरा मतलब कि ज़रूर वो उनका कोई भाई रहा होगा। वो कोई भाई था तो उसे राखी बांधना चाहिए ना। इस तरह उसके साथ उछल कूद करने की क्या ज़रूरत थी। उस लड़के के गले में उसकी बाहें क्या कर रही थी। फिर एक बार फिर से कड़कड़ाती आवाज़ में मानो ने कहा, साथ ही अपने हाथ में पकड़े गन का निशाना सीधे सामने ही खड़े स्टू के सिर पर रखे सेब पर तान चुका था, जहां स्टू इस बार अपनी ज़िंदगी के लिए कलप रहा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज़। स्टू इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही मानो की गन से उसकी बुलेट निकल चुकी थी। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ स्टू के सिर पर रखा सेब भी टुकड़ों में बट चुका था। तो स्टू की जैसे धड़कनें ही रुक चुकी थी। अपनी आंखों को बंद करने के साथ साथ उसने अब तक अपनी सांसें भी रोक ली थी। तभी कानों में एक बार फिर से मानो की आवाज़ गूंजी, बड़ा किस्मत वाला है स्टू, कोई बात नहीं, चल एक चांस और खेलते हैं। मानो का इतना कहना था कि अब तक स्टू अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक बार फिर से कलप उठा था। ग्रेट मास्टर, मेरा यकीन कीजिए, सच में मुझे नहीं मालूम कि वो लड़का कौन है। इतने दिनों में काव्या मैडम के साथ उसे कभी बाहर आते जाते हुए भी नहीं। उसका नाम समीर अग्निहोत्री है और वो रो का एक एजेंट है। स्टू की बातों को बीच में काटते हुए माहौल में एक दूसरी आवाज़ गूंजी, जिसे सुन मानो के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी की नज़रें उस तरफ घूम गई थी, जहाँ सामने ही अगस्त्या के साथ साथ रणविजय को खड़ा देख मानो की भौहें ऊपर तन चुकी थी। उसके साथ वो एजेंट सरकारी पिल्ला क्या कर रहा था? कहीं वो भी हमारी तरह उसे सेकंड ब्रदर? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल समीर अग्निहोत्री काव्या का बस एक दोस्त है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से उसकी बहन समीरा को डेट कर रहा है। शायद इस वजह से उसकी दोस्ती काव्या से भी हो गई होगी। मानो की तरफ ही बढ़ते हुए अगस्त्या ने कहा। तभी रणविजय ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, स्टू, अपनी काव्या मैडम को हमें नहीं दिखाओगे? अरे जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी उस काव्या मैडम में ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए यशवर्धन ठाकरे पूरे 500 करोड़ तक देने के लिए रेडी हो गया। तो तुम्हारे ग्रेट मास्टर तुम्हारे धड़ से तुम्हारी गर्दन तक अलग करने को तैयार बैठे हैं। इस वक्त रणविजय की बातों से मानो के लिए तंज था, जिसे समझते हुए अगस्त्या के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। तो स्टू थूक निगलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मानो जो इस वक्त रणविजय को गुस्से से घूर रहा था। मानो सिट्ठी, एक बड़े भाई होने के नाते मेरा ये जानने का पूरा हक है कि मेरा छोटा भाई कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जिस लड़की के प्यार में तुम गिर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे काम का ही एक हिस्सा है। उसे अगवा करके तुम्हें यशवर्धन ठाकरे को सौंपना है और बदले में यशवर्धन ठाकरे तुम्हें तुम्हारी मुँहमांगी कीमत पूरे 500 करोड़। रणविजय ने भी इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने रखे टेबल पर मानो एक फाइल को पलट दिया था, जिसके अंदर काव्या की पूरी डिटेल्स थी, और खुद वहां से आगे बढ़कर सिट्ठी विला के अंदर जाने को तैयार ही था कि तभी रणविजय एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहा, अपने धंधे और इस लड़की के बीच अगर तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे, इस लड़की को या फिर इतने सालों में बनाए अपने इस साम्राज्य को? दोनों को मानो ने काफ़ी सख्ती में कहा और विला के अंदर जाने के लिए बढ़ गया था। लेकिन उनकी बातों को सुन स्टू जो हैरान था, तो वहीं रणविजय के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। ग्रेट मास्टर का कहीं ये फैसला, चिंता मत करो स्टू, अक्सर ऐसे बगावत ही इंसान को उसकी बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। स्टू की बातों पर
रणविजय ने काफ़ी शांति से कहा था, लेकिन स्टू उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। इस वक्त उसका मन इस बात से घबराया हुआ था कि मानो जो यशवर्धन ठाकरे से उसके काम के बदले इतनी बड़ी कीमत ले चुका है, वहीं अब वो काव्या को पसंद करने लगा है। फिर ऐसी हालत में अब वो क्या करने वाला है। साथ ही ये बात भी किसी से छिपी नहीं थी कि यशवर्धन ठाकरे से धोखेबाजी आज तक किसी को भी रास नहीं आई है। फिर मानो इन सब बातों को कैसे हैंडल करेगा, जिस पर स्टीव अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। सर, आपने मुझे याद किया। नजरें घुमाई तो खुद के पीछे साहिल को खड़ा देख उनकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। साहिल यानी कि साहिल गोयल, रो का एक अंडरकवर ऑफिसर और सामंत गोयल का बेटा, जो 2 साल पहले अपनी टीम की तरफ से मानो और उसकी गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया था। इस वक्त वो अपनी काबिलियती और होशियारी की बदौलत मानो का दाहिना हाथ बन चुका था। यहाँ तक कि रणविजय भी मानो और उसके कामों के लिए साहिल पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। शायद इसी वजह से आज मानो के ही काम से रणविजय ने साहिल को बुलाया था, जो इस वक्त रणविजय के सामने ही खड़ा था। और उसे देख रणविजय भी थोड़ी देर पहले ही हुई काव्या की डिटेल की फाइल को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किंग चाहते हैं कि मानो इस लड़की को किडनैप करे और उसके बदले में उन्होंने मानो को मुंह मांगी कीमत भी दी है। लेकिन ये बात मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि एक मामूली सी लड़की जो पेशे से एक मॉडल है, किंग उसकी किडनैपिंग क्यों चाहते हैं। इसीलिए साहिल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्तर से पता करो कि इस लड़की और यशवर्धन ठाकरे के बीच में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। लेकिन सर, आज रात मुझे ग्रेट मास्टर के साथ लोनावाला जाना है। आज रात उस डील को हमें हर हाल में। साहिल, तुम इसकी फिक्र मत करो। वहाँ मानव के साथ स्टीव और जेम्स भी रहेंगे, जो काफ़ी है। फिलहाल तुम इस काम पर फोकस करो। साहिल की बातों को बीच में काटते हुए रणविजय ने कहा, जिस पर साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो किसी कारण से मजबूर भी नहीं नजर आ रहा था मजबूर भी नजर आ रहा था। शायद वो रणविजय के सामने खुद की सच्चाई, अपने मनसूबों को नहीं आने देना चाहता था। इस वजह से वो चुपचाप आगे बढ़ा और रणविजय के हाथ से उस फाइल को लेते हुए वहाँ से तुरंत बाहर भी निकल गया, जहाँ कुछ देर बाद वो अपनी कार के अंदर उस फाइल को लगभग गुस्से से पटकते हुए झुझला उठा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं उस मानव सिट्ठी के साथ साथ उसकी पूरी लंका को जलाऊंगा। आज की रात मुझे किसी लॉटरी के लगने जैसी थी। एक तरफ मानव सिट्ठी लोनावाला में ड्रग्स की डील फाइनल करता, उसी वक्त में उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेता। लेकिन ये रणविजय, ये हर वक्त मेरे काम के बीच आकर टांग अड़ा जाता है। मन तो करता है कि उस मानव को बाद में फांसी पर लटकाऊंगा, पहले उस रणविजय सिट्ठी का ही हमेशा के लिए गेम बजा दूं। काफ़ी गुस्से में झुझलाते हुए साहिल ने अपनी बातों को ख़त्म करने के साथ साथ अपना गुस्सा भी कार की स्टीयरिंग पर उतार दिया था। तभी एक बीप की आवाज़ के साथ उसका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर देखा तो वो एक स्पैम कॉल था, लेकिन उस कॉल को देखते ही साहिल की नज़रें खुद के चारों तरफ दौड़ने लगी थी, जैसे वो तसल्ली कर लेना चाहता हो कि उसके पास कोई मौजूद तो नहीं है, क्योंकि वो कॉल कोई स्पैम कॉल नहीं बल्कि सामंत गोयल का था। शायद आज के ड्रग्स डीलिंग की खबर साहिल के जरिए दिल्ली के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अपने पर्सनल कैबिन में बैठे सामंत गोयल तक पहुंच गई थी। वहीं आज मानव के खिलाफ ठोस सबूत और उसकी गिरफ्तारी पक्की होता देख शायद सामंत गोयल बाकी की जानकारी लेने के लिए कॉल किए थे, जो उन्हें आसानी से साहिल के जरिए मिल भी गई थी। लेकिन रणविजय के द्वारा उसे दूसरे काम से भेजे जाने पर वो थोड़े चिंतित भी हो गए थे। तभी साहिल ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया कि उनकी गैर मौजूदगी में भी आज सामंत गोयल मानव सिट्ठी को हर हाल में रंगे हाथों पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार करने में सफल होंगे। रणविजय के द्वारा दूसरा काम सौंपने पर साहिल थोड़ा झुझला उठा था, क्योंकि आज उसने मानव को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना लिया था, जिसमें उसने दिल्ली के बैठे सामंत गोयल को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। आज लोनावाला में मानो खुद ड्रग्स की डीलिंग करने जा रहा था,
जहां आज उसके पास मानो को पूरे सबूत के साथ पकड़ने का सुनहरा मौका है। लेकिन रणविजय ने उसे मानो के साथ जाने की बजाय उसे दूसरा काम यानी कि ये पता करने के लिए ऑर्डर दिया था कि आखिर यशवर्धन ठाकरे को फिल्म मास्टर काव्या कोहली से क्या फ़ायदा होने वाला है। काव्या कोहली जिसका दूर दूर तक माफिया वर्ल्ड से कोई लिंक नहीं था और ना ही उसके पास इतना पैसा था जो फिरौती की मांगी की जा सकती। यहाँ तक कि उसके फैमिली बैकग्राउंड से भी यही पता चल रहा था कि अगर वो लोग काव्या की फिरौती में कोई अमाउंट मांगते तो भी उनके घर वाले 1 रुपये न देते, जिस वजह से ये बात कहीं ना कहीं सोचने वाली ज़रूर थी कि यशवर्धन ठाकरे और काव्या के बीच में क्या कनेक्शन है, जिसे पता करने के लिए रणविजय ने ये काम साहिल को सौंपा था। लेकिन साहिल के जाते ही वहाँ खड़ा स्टीव, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, रणविजय की तरफ मुड़ते हुए कहा, सर, ये साहिल ना जाने क्यों मुझे ये कभी पसंद नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी नाक तो वैसे भी पुलिस के आदमियों को सूंघ लेती है, फिर इसे भी सूंघ कर बताओ कि ये कौन है, क्योंकि पिछले 2 सालों में तुमने ना जाने कितनी बार कहा कि साहिल भरोसे का आदमी नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं कर पाए हो। स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए अगस्त्या थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था, जिसकी बात सुन स्टीव खामोश हो गया था। लेकिन तभी रणविजय, जो अब तक सिर्फ उन दोनों की बातों को सुन रहा था, स्टीव की खामोशी देख उसने कहा, स्टीव, तुम फिक्र मत करो। अगर साहिल के मंसूबे कुछ और हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फर्स्ट ब्रदर, आप भी इस फिसड्डी स्टीव की बातों में इसके आगे अगस्त्या कुछ कह पाता उसके पहले ही रणविजय उसे रोकते हुए आगे कहा, स्टीव, आज की लोनावाला वाली डील पोस्टपोन कर दो। व्हाट? बट ब्रदर, अगर हम क्लाइंट्स के साथ 10% का नेगोशिएशन कर लें तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें आज की डील के पोस्टपोन होने से कोई ऑब्जेक्शन होगा। अगस्त्या की बातों को एक बार फिर से बीच में काटते हुए रणविजय ने कहा, जिस पर स्टीव अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोला, नो सर, इनफैक्ट उन्हें ये डील पहले से ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इतने अच्छे ऑफर्स को वो चाह कर भी ठुकरा नहीं पाएंगे। ओके फाइन, देन इसे फॉलो करो। एंड मानो से इस बारे में तुम नहीं, मैं खुद बात कर लूँगा कि आज की डील पोस्टपोन कर दी गई है। ओके सर, स्टीव ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया, जिसके पीछे रह गए रणविजय और अगस्त्या। जहाँ अगस्त्या काफ़ी हैरान नजर आ रहा था, रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, फर्स्ट ब्रदर, आर यू श्योर कि क्लाइंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा? और सेकंड ब्रदर, वो तो साहिल पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, क्योंकि एक बार साहिल ही था जिसने उन्हें पुलिस के हाथों में आने से बचाया था। फिर ऐसे में उस पर शक पर कहीं आपको लेने की देने न पड़ जाएं, और आप भी यकीन किस पर कर रहे हैं? उस फिसड्डी स्टीव पर। अगस्त्या, मानो को बचाने मात्र से ही मानो ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। भले ही वो उस पर आंख बंद करके यकीन करता है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि साहिल के आने से पहले तक क्राइम ब्रांच कभी हमारे दहलीज तक भी कदम नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके आने के बाद से ये सरकारी नौकर भी आवारा कुत्तों की तरह जब देखो तब आ जा धमकते हैं। रणविजय का इतना कहना था कि अगस्त्या जैसे सोच में पड़ गया था, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हो? लेकिन रणविजय इस वक्त नॉर्मल दिख रहा था, चेहरे पर ना कोई चिंता की लकीरें और ना ही माथे पर कोई सिकन, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने पहले ही साहिल के अगेंस्ट कोई स्टेप ले चुका है। तो उधर दूसरी तरफ फॉक्स स्टूडियो के मेकअप रूम में काव्या के साथ साथ समीरा अपने नेक्स्ट शूट के लिए तैयार हो रही थी, जहां आज काव्या काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के आते ही काव्या के रोल को समीरा के साथ रिप्लेस कर दिया था, जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वहीं समीरा, जो शुरू में तो इस बात से काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन मानो से मिलने के बाद आज वो रोज की तरह आज भी सामान्य नहीं थी। तभी उसके मेकअप रूम के अंदर आती हुई तुलिका ने कहा, लेट्स हरी गाइस, शूट स्टार्ट होने में बस 20 मिनट रह गया है। मैं भी रेडी हूँ तुलिका, समीरा ने कहा। तभी काव्या, जो अचानक से कुछ सोचते हुए तुलिका से बोली,
तुलिका, अभी हमारी फिल्म का जो नया प्रोड्यूसर आया है उसका नाम क्या है? मान, हाउ फनी, रात गुजारते वक्त उससे उसका नाम नहीं पूछा था क्या? काव्या के सवालों का तुलिका अभी कोई जवाब देती उससे पहले ही समीरा बीच में बोल पड़ी थी। चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसकी बातों में काव्या के लिए एक तंज था जिसे सुनते ही काव्या भी काफ़ी गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो समीरा, अदरवाइज मैं ये भूल जाऊंगी कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता भी है। ओह रियली? अगर ऐसा है तो फिर मैं देखना चाहूँगी कि तुम क्या करती हो, समीरा ने कहा। गाइस स्टॉप इट, थोड़ी देर में तुम दोनों का शूट स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज़ जल्दी से तुम लोग अपना ड्रेस चेंज कर लो, तुलिका ने कहा। जिस पर समीरा अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए काव्या की तरफ बढ़ गई और उसके काफ़ी करीब जाते हुए बोली, आई नो कि इस नए प्रोड्यूसर का तुमने बिस्तर गर्म नहीं किया है क्योंकि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है, जहाँ पहुँचने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ी, बट आज रात ज़रूर हम दोनों एक हसीन रात बिताने वाले हैं। समीरा अपना लव्ड वन होते हुए भी पराए मर्द के साथ इतना घटिया सोच सिर्फ तुम रखती हो, इसीलिए वो नया प्रोड्यूसर भी तुम्हें ही मुबारक हो, समीरा की बातों को सुनते ही काव्या ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से समीरा उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। यू बिच, मुझे पहले से ही पता था कि तेरी गंदी नज़र मेरे समीर पर भी है, इसीलिए ये मेरा लास्ट वार्निंग है। इन फ्यूचर अगर मैंने तुझे समीर के आसपास भी देखा तो मार्क माय वर्ड, तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। व्हाट नॉनसेंस गाइस, थोड़ी देर में तुम लोगों का सूट है और तुम लोग यहाँ। एंड काव्या, रियली तुम्हारे अंदर ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। आई डोंट नो कि तुम इतनी घटिया बातें कैसे लेती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी बातें ही नहीं, तुम्हारी हरकतें भी वैसी ही हैं। एनीवे, मैं बाहर डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, तुलिका ने कहा और वहाँ से बाहर निकल गई, जिसके पीछे गुस्से में ही समीरा भी एक तरफ हैंगर से लटक रही ड्रेस को पकड़ते हुए वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन काव्या, जो इस वक्त अपने गालों पर हाथ रखे अपनी चेयर पर वापस से बैठ गई थी, समीरा के थप्पड़ से उसके गाल के साथ साथ इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था। आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी थी। तभी मेकअप रूम के अंदर आते हुए नमन, यानी कि डायरेक्टर नमन, जो समीरा का सगा भाई तो वहीं काव्या का सौतेला भाई था, शायद मेकअप रूम की गेट पर ही खड़ी उसने अंदर हो रही सारी बातों को सुन लिया था। इस वजह से काव्या के ठीक बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आई एम सॉरी काव्या, समीरा की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उसकी बातें वाकई में दिल को छलनी कर देने वाली होती हैं। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि जब मुझे इतना बुरा लगता है तो तुम्हें कितना लगता होगा, इसीलिए तुम्हारा भाई होने के नाते मैं बस इतना कहूँगा कि तुम समीरा से दूर रहा करो, क्योंकि वो मेरी ही बहन है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ भी है। नमन का इतना कहना था कि काव्या रोने लगी थी, जिसे ऐसे देख नमन के होंठों पर अनायास ही तिरछी मुस्कान फैल गई थी। लेकिन अगले ही पल वो उस पर काबू पाते हुए काव्या के सिर पर हाथ फेरने लगा था। बस करो सिस्टर, इस तरह से रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है उसका कारण मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बस समीरा से ज़्यादा पैसे कमाना होगा, उससे ज़्यादा नाम शोहरत सब हासिल करना होगा, तभी तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। लेकिन ये सब कैसे? सिसकते हुए काव्या ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसकी बातों को बीच में काटते हुए नमन ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि समीरा तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। वो कभी भी तुम्हारे हाथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट तक नहीं लगने देगी, इसीलिए तुम चाह कर भी कभी उससे आगे नहीं निकल पाओगी। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। एक अभी नया प्रोजेक्ट मिला है, एक शॉर्ट मूवी है, मात्र आधे घंटे से 1 घंटे का, जिसे तुम जैसे टैलेंटेड मॉडल बस कुछ घंटों में ही फिनिश कर लोगी। लेकिन बदले में कितने पैसे मिलेंगे
कि तुम इमेजिन तक नहीं कर सकती कि कितने पूरे 5 करोड़। नमन पुरोहित का इतना कहना था कि काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। इस कहानी का आज का भाग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रोज़ कहती हूँ प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आप लोग इस स्टोरी को मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी इस स्टोरी के सभी भाग हमारे इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।